जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। आज की क्लास में हम लोग इसे बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? वैद्युत फ्लक्स, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, एकदम जीरो से। आपको पता होगा आवेश हो या आवेशों का समूह हो, आवेश हो या आवेशों का समूह हो, इस आवेश के चारों ओर इसका प्रभाव होता है। कुछ दूर तक इसका होता है प्रभाव। यही जो इसका प्रभाव है, उसी प्रभाव को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं। इस वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी चार्ज को बाहर से लाते हैं, उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। वह डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों ओर इसका प्रभाव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। कुछ दूर तक प्लस क्यू चार्ज का इफेक्ट रहेगा। बाहर से जब किसी धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश को यहाँ पर लाते हैं, तो जैसे ही इसके प्रभाव में लाते हैं, तो अगर प्लस है तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर वह चार्ज मोशन करने के लिए स्वतंत्र हो तो मोशन करने लगेगा। तो जिस लाइन के अलांग वह मोशन करता है उसे कहते हैं वैद्युत बल रेखा। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। यानी उस पर वैद्युत बल लगा और वह मोशन करने लगा। तो जिस लाइन के अलांग वह मोशन करता है उसे कहते हैं वैद्युत बल रेखा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र को हम जिस इमेजिनरी लाइन से डिनोट कर रहे हैं उसी को कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? वैद्युत बल रेखाओं से डिनोट कर सकते हैं। तो आवेश से क्या मिला हमें? आवेश से हमें मिला वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हमने वैद्युत बल रेखाओं से डिनोट कर दिया। ठीक है। अब यही जब वैद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरती हैं, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, इसी से जब वैद्युत बल रेखाएं पास करती हैं तो उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। जब वैद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरती हैं उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। आप वैद्युत बल रेखाएं कहें या वैद्युत क्षेत्र कहें, जो वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव है, इसका प्रभाव अगर किसी बंद क्षेत्र से होकर गुजरे, मान लीजिए कोई ऐसे प्लेन है, यह क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ है, मान लीजिए यहाँ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। जब इसको यहाँ पर लाएंगे तो इससे होकर सीधा ऐसे इसके लंबवत होकर जब वैद्युत क्षेत्र पास कर जाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहें या वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ क्या है, बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के लंबवत जब वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र पास करेगा तो उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। यह है बंद पृष्ठ। अब इससे वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी, इस साइड आएंगे, या ऐसे कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव इधर से इधर जब आ जाएगा तब उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। जब वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स किसी बंद सरफेस के इस पार से उस पार चला जाए तो उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये बंद पृष्ठ है, अब वैद्युत बल रेखाएं कहें या वैद्युत क्षेत्र कहें, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव जब इधर से उधर चला जाए उसी तो कहते हैं वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर जो बंद सरफेस है वो किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। तो बंद पृष्ठ किसी भी शेप का हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। अब हम इसे आगे समझते हैं। अब हम इसे और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित है, क्या स्थित है? बंद पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से
प्रदर्शित करते हैं। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ई मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, फाई मतलब फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। आप लोग खुद अपने तरीके से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही होगा। अपने लैंग्वेज में लिखेंगे वो भी तो सही होगा, भले ही कहने का तरीका अलग हो लेकिन मीनिंग सेम निकलेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे कहते हैं फाई ई, यहाँ पर जो फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला ई और दूसरा ए। ई यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए यहाँ पर है एरिया। एरिया मतलब उस बंद पृष्ठ का एरिया जिससे होकर वैद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं। जैसे हो गया बंद पृष्ठ, इसका हो गया ये एरिया। इसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी। अगर एरिया छोटा है तो थोड़ा सा वैद्युत बल इससे पास करेगा। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उस एरिया से बहुत ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास कर सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स एरिया पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं क्रिएट होंगी। तो ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं जब क्रिएट होंगी तो ज्यादा से ज्यादा बंद पृष्ठ के इस पार से उस पार चले जाएंगे। तो किस पर डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पर डिपेंड करते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे कम वैद्युत बल रेखाएं क्रिएट होंगी, तो कम वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। तो यहाँ पर इसे मैथमेटिकली लिखते हैं। अभी तो हमने केवल वैद्युत फ्लक्स को थ्योरेटिकली पढ़ा है, अब हम इसे मैथमेटिकली पढ़ेंगे। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है, यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वह वैद्युत फ्लक्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव बढ़ाएंगे, यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे ज्यादा वैद्युत फ्लक्स हमें मिलेगा। अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे हमें कम वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। उसके बाद जो फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह डिपेंड करता है एरिया पर। क्लोज्ड सरफेस के एरिया पर भी वैद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है। एरिया ज्यादा है तो उस एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी। जब ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी तो वैद्युत फ्लक्स ज्यादा मिलेगा। तो फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो ज्यादा इससे जब लाइन पास करेंगी तो जितना ज्यादा इधर लाइन हमें मिलेंगी इस पार से उस पार, तो वही कहा जाता ना फाई, यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही क्या है? यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे कहते हैं फाई। इधर से उधर जितना हमें मिलेगा उसी को कहेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से ऊपर चला जाए, ये नहीं होगा। नीचे से चले जाए या ऊपर से बहुत सारी चली जा रही हैं, ये तो ऊपर से पास कर रही हैं लेकिन इसके अंदर से नहीं जा रही ना, इसके अंदर से जाना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर से जाना चाहिए, तब कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है दो चीजों पर डिपेंड करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फाई ई को, फाई ई बराबर मिल जाएगा ई ए। ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। और हम इसे एंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी केवल आया फाई ई बराबर ई ए, इसे हम एंगल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस फिगर से। यहाँ पर एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र पास कर रहे हैं जिसका डायरेक्शन इधर है। ये बंद पृष्ठ है और इसके एक छोटे से एरिया से, ये तो पूरा इसका एरिया कितना है, ए है, इसके एक छोटे से एरिया से जिसका हम नाम दे देते हैं डी ए। ये पूरा जो बंद पृष्ठ है इसका एरिया है ए, उस छोटे से एरिया का नाम हम दे दिए डी ए। डी ए मतलब छोटा सा, छोटा सा, इसका एक छोटा सा भाग है जिसे हम डी ए से डिनोट कर सकते हैं, छोटा सा एरिया। तो इस छोटे से एरिया से वैद्युत क्षेत्र पास कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन इधर है। तो इस वैद्युत क्षेत्र को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इधर जिसे कहते हैं क्षैतिज घटक और एक ऊपर जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा
केवल क्षैतिज घटक के कारण मिलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण नहीं मिलेगा। ऊपर जो लंबवत है इसके कारण नहीं मिलता है, केवल क्षैतिज घटक के कारण मिलता है। तो क्षैतिज घटक कितना होगा उसे हम निकाल लेते हैं। क्षैतिज घटक मतलब हमें ए चाहिए, ए वाला। यहाँ पर आप देखेंगे समकोण त्रिभुज बना है ए बी सी। ए बी सी में हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर देखेंगे 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ए बी हो गया आधार, बी सी हो गया लंब और ए सी हो गया कर्ण। तो यहाँ जब हमें चाहिए ए बी का मान, ए बी हो जाएगा क्षैतिज घटक। ए बी का मान हम कैसे निकाल लेंगे, हम कास लगाएंगे। कास थीटा बराबर उसका रेशियो लिख लेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा कास थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी। ठीक है, तो कास थीटा बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं कास थीटा बराबर ए बी हमें चाहिए, लिख दीजिए ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ए सी ए है, ए सी क्या है, ई का मान है। ए सी मतलब ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो किसके बराबर है, ई। यहाँ पर जो कर्ण ए सी है, ए सी बराबर है ई के, तो ए बी बटे में लिख देते हैं ई, ए सी के स्थान पर ई। अब यहाँ से हम ए बी निकाल सकते हैं, ए बी बराबर ई कास थीटा, ए बी बराबर ई कास थीटा। यहाँ पर जो ए बी का वैल्यू आ गया है, यह ए बी क्या है, क्षैतिज घटक है। ये भी यहाँ पर क्षैतिज घटक है। इसी तरह ऊर्ध्वाधर घटक भी निकाल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक मतलब हमें यह चाहिए, ऊर्ध्वाधर घटक ये है। ये हम कैसे निकालेंगे, अगर हम बी सी निकाल लें तो वह बी सी किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि ये भी ऊर्ध्वाधर है, ये भी ऊर्ध्वाधर है। ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अगर बी सी निकाल लेंगे ये भी मिल जाएगा। केवल घटक निकाल रहे हैं, लंबाई नहीं निकाल रहे हैं। अभी कहेंगे इसकी लंबाई इतना है, इसकी लंबाई इतना है, यहाँ घटक निकाल रहे हैं। यानी ऊपर वाला घटक कितना होगा उसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। तो क्षैतिज घटक तो निकाल लिए, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण नहीं मिलेगा। अगर आप उससे नहीं निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे यहाँ पर बता देते हैं आप लोग कैसे निकालेंगे। हमें बी सी चाहिए, बी सी हम कैसे निकाल लेंगे, जब हम साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर मिलेगा लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, बी सी, कर्ण कितना है, ए सी, ए सी का मान ई। ठीक है, अब यहां से हम बी सी बराबर निकाल सकते हैं, बी सी बराबर ई साइन थीटा, बी सी बराबर ई साइन थीटा। यहाँ पर जो बी सी बराबर ई साइन थीटा आया है वह ऊर्ध्वाधर घटक है। ऊर्ध्वाधर घटक के कारण हमें कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो हम इसे एंगल के रूप में लिख सकते हैं। एंगल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी ई के स्थान पर लिख सकते हैं ई ए कास थीटा। ई के स्थान पर क्या लिखेंगे, ई ए कास थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन वैद्युत क्षेत्र था उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए। अब हमें केवल क्षैतिज घटक के कारण वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, तो ई के स्थान पर केवल उसका क्षैतिज घटक लिख देंगे। यहाँ पर जो हमारा मेन वैद्युत क्षेत्र था इसके केवल क्षैतिज घटक के कारण हमें मिलेगा वैद्युत क्षेत्र, तो उसी को हम लिख देते हैं। तो फाई ई बराबर हमें फाइनली मिल जाएगा ई ए कास थीटा। ई कास थीटा, उसके बाद ए है, ए को लास्ट में लिखिए। इसको एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं सिस्टमैटिक, ई ए कास थीटा। ई ए कास थीटा। तो यहां पर देखिए हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म मिल गया है, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। अब यहाँ पर कुछ हम कंडीशन पढ़ते हैं, कब हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, कब मिनिमम मिलेगा, कब जीरो मिलेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। तो चलिए कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं। स्पेशल कंडीशन यानी विशेष स्थिति। फर्स्ट है
फर्स्ट यहाँ पर क्या है, जब थीटा का मान कितना हो, 0 हो, थीटा का मान जब 0 हो, थीटा का मान 0 का मतलब यहाँ है, यहाँ पर आपको एक चीज बताना भूल गया। अगर कोई क्लोज सरफेस इस प्रकार है, ये तो कोई क्लोज सरफेस है, इसका अपना एरिया होता है, इस एरिया का एक डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पर जो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होता है, उसमें डायरेक्शन किधर होता है, सरफेस के लंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे हम कोई क्लोज सरफेस यहाँ पर ले लिए हैं, यहाँ पर इस तरह क्लोज सरफेस है, यहाँ पर एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस का अपना एरिया होगा, उस एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, लंबवत बाहर होता है। लंबवत बाहर इधर भी हो सकता है और लंबवत बाहर इधर भी हो सकता है। अगर हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम लंबवत बाहर की ओर मान लिए हैं, तो पूरे एक्सप्लेनेशन में हम बाहर की ओर ही कंसीडर करेंगे, हम उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। अगर हम इस साइड बाहर की ओर मान लिए हैं, तो पूरे एक्सप्लेनेशन में हम बाहर की ओर ही मान के चलेंगे, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, अगर इधर कंसीडर कर लिए हैं तो कभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होता है, लंबवत बाहर की ओर। ये लंबवत बाहर की ओर मतलब सीधा ऐसे है, जैसे क्या है, क्लोज सरफेस है एक बोर्ड, इसमें जो इसका एरिया वेक्टर होगा सीधा ऐसे होगा, इसके सीधा लंबवत ऐसे, एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। अब एरिया वेक्टर सीधा इसके लंबवत हो गया। अब जब वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगे, एरिया वेक्टर हो गया ऐसे, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर हो गया, वैद्युत बल रेखाएं इधर से जब इधर पास करेंगी तो उनके बीच कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, उसके बाद जब इधर से वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और वैद्युत बल रेखाओं का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। मान ले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है ए, और इधर हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और इधर से इधर वैद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं, तो इधर क्या हो गया, इसी दिशा में हो गया वैद्युत बल रेखाओं का डायरेक्शन, यानी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन। यहाँ पर देखेंगे ए और ई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए और ई के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो थीटा के स्थान पर रखेंगे 0, यहाँ रख देंगे 0, तो कितना मिलेगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कितना मिल जाएगा हमें, फाई ई। तो फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा ई ए। इसी कंडीशन में हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है जब वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक ही दिशा में होता है, तब हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, ये एरिया वेक्टर क्या है, जिसे बोलते हैं सदिश वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब होता है किसी सरफेस के लंबवत, किसी सरफेस के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब। जैसे ये सरफेस है, इसके सरफेस के लंबवत बाहर की ओर जो अभिलंब खींचा जाता है उसी को कहते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। अब हम देखिए कुछ और कंडीशन के बारे में बात करते हैं। जब थीटा का मान 0 हो, 90 डिग्री हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री की कहने का तात्पर्य है हमारा यहाँ इस तरह, जैसे हम यहाँ पर एक बना रहे हैं क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस हो गया, इसमें जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड बाहर की ओर बना देते हैं, ठीक है, ये बाहर हो गया। और वैद्युत बल रेखाएं कैसे पास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बना दिया हमने, ऐसे हो गया क्लोज सरफेस, इसके ऊपर हो गया एरिया वेक्टर, और वैद्युत बल रेखाएं कैसे पास कर रहे हैं, ऐसे। ये है क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के आउटवर्ड बाहर की ओर हो गया एरिया वेक्टर। अब वैद्युत बल रेखाएं ऐसे पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रहा है, ऐसे।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो कितने अंश का कोण बनेगा दोनों के बीच? 90 अंश का कोण बनेगा। वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर के इधर, तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो यहां पर कितने अंश का कोण बना? 90 अंश। तो 90 अंश का जब कोण बन, तो यहां पर जो थीटा बराबर 90 डिग्री है यहां पर रख देते हैं, थीटा का मान 90 अंश। तो फाई ई बराबर हमें मिल जाएगा ई ए cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये जो 0 हो गया तो पूरा वैल्यू कितना मिल जाएगा? हमें 0 मिल जाएगा। इस कंडीशन में हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलता है। फाई ई इस कंडीशन में हमें 0 मिलता है। कब 0 मिलता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। उस कंडीशन में हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलता है। ठीक है। और कब हमें मैक्सिमम मिलता है? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। जैसे इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है और इधर से इधर जब वैद्युत बल पास करेगा, यानी वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा तो उस कंडीशन में हमें मिलता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मिनिमम कब मिलता है? जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें मिनिमम मिलता है। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे।